बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त उस चौराहे पर खड़ा है कि पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के में कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं था। पीटीआई की सबसे ज़्यादा सीटें थी, उनको बनने नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि हम पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान ने उसको धोकर जवाब दे दिया कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने मुल्क की इकॉनमी तबाह की है, जिन लोगों ने दुबई, लंदन और स्विट्ज़रलैंड में जायदादें खरीदी हैं और पाकिस्तान से लॉन्ड्रिंग मनी की है, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना ये हुकूमत बनाएंगे। तो मैं पूछता हूँ जनाब इमरान खान साहब, बताएं फिर कि अगर आपने मिल के हुकूमत नहीं बताई तो जेल की हवा आप खा रहे हैं। काफ़ी लोगों को भी आपने जेल में रखवाया हुआ है और इतने लोग बेचारे परेशान हाल हैं आपके इस नारे की वजह से कि उनके कारोबार बंद कर दिए गए, उनके रोज़गार बंद कर दिए गए और दिन रात उनके घरों पर छापे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके सारे मामला ज़िंदगी के रुक गए हैं। सर आपकी इस ख्वाहिश के कि हमने बात नहीं करनी उन लोगों से जिन्होंने मुल्क लूटा। अब मुझे ये बताएं, अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और IAS के सरबराह से बात करना चाहते हैं तो क्या वो आपके खैरखा हैं? आपने उनको पहले खाइन नहीं कहा, आपने उन्होंने कहा ये सारा कुछ जो किया था इनका है, अब आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इसलिए अवाम इमरान खान साहब आपको पूछने में हक बजानब है कि जब आपका दिल चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट से हेलो है कर ले, जब आपका दिल चाहे कुट्टी कर ले। आपको एस्टेब्लिशमेंट 2018 में लाई सब लोग मानते हैं। आज शरीफों को बार बार एस्टेब्लिशमेंट लाई, लेकिन एक पीपल पार्टी का ये दावा है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त भी जो उनको प्रेसिडेंसी मिली है, उनको चेयरमैन सेनेट जो मिला है, ये सारा भी एस्टेब्लिशमेंट का किया जा रहा है। इसलिए सारे ही प्यारे हैं, गेट नंबर 8 के, गेट नंबर 9 के, अब तो गेट नंबर 10 पे भी लोग जाना शुरू हो गए। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में आवाम से भी मुखातब होऊंगा और मेरे जो इस वक्त मेहमान हैं इनसे भी गुफ्तगू की जाएगी। और क्योंकि हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं मियाँ वही साहब जो कि समाजी कारकुन हैं और उन्होंने तमाम सियासतदानों को बड़े करीब से देखा है और उनका जो असल में उनका कारोबार है वो है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में उनका बड़ा नाम है, बड़ा उनका मुकाम है। मैं उनको अपने शो में वेलकम करता हूँ मियाँ वही साहब। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दबंग रहनुमा है और उन्होंने खुद इलेक्शन भी लड़े हैं और जीते भी हैं और खुद कुछ इलेक्शन लड़वाए भी हैं। अभी जैसे कि हल्का 1122 का लतीफ़ खोसा का उन्होंने इलेक्शन लड़ा और साद रफ़ीक को 50,000 वोटों से शिकस्त दी। तो मेरी मुराद मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब है। मैं आपको भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ आप आए। हमारे तीसरे मेहमान लंदन से हैं जनाब मुकीम खान साहब, नडर विभाग सहाफ़ी हैं और इंडिया के चैनलों पे जब उनको लिया जाता है तो उनको वो नानी याद करा देते हैं। और ये जो मोदी का इलेक्शन हुआ है इसमें भी उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब, आप ये बताएं जी कि पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह हुकूमत बन गई है जी, चारों सूबों में भी, मरकज़ में भी, सेनेट में भी। चाहे आपको वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट पे नहीं मिली, लेकिन चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब बड़े चौड़े होकर बैठे हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं और उन्होंने कहा ये मुझे ज़्यादा हासिल है कि मैं वज़ीर आज़म भी रहा हूँ, स्पीकर कौमी असेंबली में रहा हूँ, अब चेयरमैन सेनेट में। तो आप ये बताइए, ये अच्छी फजा है, अगर आप मिलकर पीपल पार्टी के साथ हुकूमत बना लेते, ये आपको रोज़ाना की ये जेलें, रोज़ाना आपके पीछे पुलिस, आपके भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
اور بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بچے بھی نہیں بھیج رہے, ان کے کاروبار بھی بند کر دیے. اس بارے میں آپ کی ساتھ جو بڑی اچھی رائے قائم کی تھی پیپل پارٹی نے, آپ نے اس کو بھی رد کیا, اور اب نون لیگ آپ کو بار بار دعوت دیتی ہے آئیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ملک کو سنوارنے کے لیے, اب آپ بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں, تو واٹ از دس؟ شکریہ سالناز صاحب, آپ نے جو باتیں کی میں باری باری تینوں چاروں باتوں کا جواب ضرور دوں گی, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ویلکم, یہ بیٹھے ہی ہیں سننے کے لیے. آپ سب سے پہلے تو آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی. یہ دیکھیں, یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے جب سے پاکستان میں یہ حکمران بنتے آئے تب سے یہ پٹھو جو ہے نا یہ اپنا داؤ پیچ چلاتے آئے ہیں. اچھا, اور ان کا داؤ پیچ اس لیے چلتا رہا کہ یہ ہمیشہ جب حکمران ہوتے ہیں تو یہ کٹھے ہو جاتے ہیں, جب یہ حکمران نہیں ہوتے تو یہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے لیے روڈوں پہ نکل آتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ ان دونوں جماعتوں پہ نہ تو اعتبار ہے, نہ یقین ہے, نہ بالکل آنے والی ہماری جو پود ہے یہ 2025 کی عوام نہ وہ اعتماد کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ اب کسی کو الو باٹا بنا رہے ہیں, یہ کس کو آنکھوں میں دھول جھونپ رہے ہیں, بار بار آ کے اپنے آپ کو سرانا اور اپنے آپ کو سرا کے نمایاں دکھانا. ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے علاوہ کوئی اور دنیا میں کوئی ان کو پائیدار بندہ نہیں ملا, کوئی اتنا سینسٹیو بندہ نہیں تھا ان کے پاس کہ کسی اور کو نواز دیتے. اب نواز شریف صاحب کو چوتھی بار میرا کوشچن اور ہے, جی جی میں اسی طرف آ رہی ہوں, میں اسی طرف آ رہی ہوں دوبارہ آپ کو جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی طرف میں اسی طرف آ رہی ہوں سالناز صاحب, مل کے بناتے ہیں. ہم نے بالکل دونوں جماعتوں کے ساتھ ہم نے حکومت نہیں بنانی تھی. یہ ہمارے بانی عمران خان صاحب کا پہلے دن سے کوئی بات نہیں ہے, یہ حسن ہے جماعت کا. یہ کوئی بھی اندر جیلوں میں بیٹھ کے وہ عبادت کے لیے ٹائم تھوڑا ملتا تھا, اب وہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ہماری بیوی جو ہے ان کے ساتھ جیل میں رہے نہیں, وہ جتنی دیر ان کی لکھی ہوئی ہے وہ جیل میں رہے نہیں, انشاءاللہ بہت تھوڑا دن رہ گئے ہیں, وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی باغ دوڑ وہی سنبھالیں گے, کیونکہ پاکستان کو سیدھے رستے میں لانے کے لیے عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بندہ ایسا جو پاکستان کے بہتری کے لیے کام کرتا ہو, پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچتا ہو. دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے, ان کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے, وہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے لیے بیٹھے ہوئے جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو اگر یہ بگوڑوں نے تو کئی دفعہ ان کو آفریں کروا دی کہ بھی جہاز کھڑا ہے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں اور جائیں, 5 سال ہمیں دے دے, 5 سال پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو دے دے, 5 سال نون لیگ کو دے دے اور 5 سال اگلے آپ کے. لیکن عمران خان صاحب نے اسی بات سے ناانصافی کا اظہار کیا. اسٹیبلشمنٹ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے جی, کل انہوں نے نیگیٹ کیا ہے جی, اور کل بھی عمران خان نے ان کو گلی نکالی, آج بھی نکالی. مجھے یہ نہیں پتا, اب جیسے کہ سعد رفیق نے کہا نا جی کہ پی ٹی آئی وہ ہے جی, جب ان کو مطلب ہوتا ہے نا جی تو یہ پوم پڑتے ہیں, جب مطلب نہیں ہوتا یہ گلے پڑتے ہیں. آپ کی بالکل صورتحال یہی ہے کہ جب آپ کو فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے کام تھا تو آپ نے 2018 میں پلیٹ میں رکھ کے حکومت لے لی جی. اب جب اس وقت وہ آپ تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں جی, تو آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں. اور ایک فوج کو ہم نے گالی نہیں نکالی, فوج ہمارا ہم نے کبھی برا بلا نہیں کہا, فوج کے ہم ساتھ ہیں. ہمارا پاکستان دیکھے 25 کروڑ عوام کی دیکھ بھال کے ہمارے بارڈروں پہ جو ہمارے بچے بھائی باپ جتنی ہماری سیفٹی فوج کر رہی ہے کوئی نہیں کر رہا, تو ہم اس کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں. 9 مئی ہمارا نہیں ہے, 9 مئی نون لیگیوں کا ہے. یہ وہ مخالف جماعتوں کا پیشہ کیا دھرا ہے جو پاکستان کو نقصان میں دے کے خوش ہوتے ہیں. ہمارا مطلب یہ نہیں تھا جو انہوں نے کیا. ان کے دماغ میں تھا کہ پاکستان میں عمران خان کو نکالا جائے اور تمہاری اور میری بھائی بھائی بہن بھائی, پہلے بے نظیر تھی تو یہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے نواز شریف صاحب, اب یہ بھائی بھائی ہو گئے ہیں.
जरदारी साहब और वो देखे, अब वो भाई भाई हैं, अब ना कोई एक दूसरे का पेट फाड़ रहा है, ना एक दूसरे को मजारों में ले रहा है। पहले एक दूसरे को अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब इनको गालियां दे रहे थे और ये उनको दे रहे थे। तो हम हमारे जैसे लोग सुन के ये कह रहे थे कि देखें ये क्या इनका ताल्लुक है कि ये बाहर निकलते हैं तो गालियां देते हैं और रात को इकट्ठे बैठ के पार्टियां कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे होते हैं। मैं वही साहब अवामी नुमाइंदा है जी, समाजी कारकुन भी हैं, कारोबारी भी हैं। जी जी। तो आप ये बताएं मियां भाई साहब कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है उसको आप ताजर, सनतकार, कारोबारी ज़राअत दुकानदार किस तरह देख रहे हैं और इसका हल क्या है? खान साहब, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में आने की दावत दी और आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इंतहा दर्जे की बदहाली हुई है। ठीक, मतलब बिजनेसमैन जो है वो सबसे डरा हुआ है। बाकी जो दिहाड़ी वाला उसको तो इतनी परेशानी है नहीं, उसको पता कि मैंने कमाना है, शाम को लेके जाना, मेरे बच्चों ने खा ले, वो मिल रही है, थोड़ी बहुत मिल रही है। मारा कौन जा रहा है इसमें? जो मिडिल मैन है, जो दरमियाना तबका, वो मारे जा रहे हैं, जिनको अपना इस वक्त भरम बचाना मुश्किल हो गया। वो गाड़ी लेके नहीं निकल पा रहा है, पेट्रोल कहाँ से फोन करेंगे? अब जो दरमियाना तबका है वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता कि यार मेरे रात को आज बच्चे भूखे सोए हैं। वो किससे बात कर सकता है? कौन है इसके जिम्मेदार? हम सब हैं। फिट करें ना गलती, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। ठीक है, मेरा खुदारा इन सारी सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वक्त पार्टियां छोड़ दे, खाली पाकिस्तानी बन के सोचे। जब ये पाकिस्तानी बन के सोचेंगे तो मैं अल्लाह के घर की उम्मीद रखता हूं कि ये बहुत जल्द खुशहाली का सूरज तुलू होगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने पीपल पार्टी का दौर भी देखा, जुल्फिकार भुट्टो से लेकर फिर 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ भी देखा, इमरान खान के 3.5 साल। अब सारी जिम्मेवारी, हर चीज की जिम्मेदारी डाल देते हैं इमरान खान की। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा दौर देखा जाए तो बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि वो किसी पार्टी का अच्छा दौर नहीं था मुशर्रफ साहब के अलावा। ठीक, अच्छा, वही फौजी था ना, था तो पाकिस्तानी ना। लेकिन सबसे अच्छा दौर जो मैंने अपनी लाइफ में देखा वो मुशर्रफ का दौर देखा। ठीक है, अब सियासी पार्टियां एक दूसरे की हमेशा टांगे खींचती रहती है जो कि इनको नहीं करना चाहिए। खुदारा मेरी सबसे अपील है कि इस वक्त कम अज कम पाकिस्तानी बन जाए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए, फिर पार्टी खेल लेना यार। मेरे एक पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन करता हूँ आवाम की तरफ से, क्योंकि आप समाजी कारकुन हैं, भलाई के काम करते हैं, आपसे भलाई की तवक्को है। जिस तरह भी आपने मुशर्रफ की बात की ना, कई लोग उसको भी गाली देते हैं। हालांकि हमने भी महसूस किया कि जो बंदा मोटरसाइकिल पे था ना वो गाड़ी पे है, जो साइकिल था वो मोटरसाइकिल पे है। एक दौलत की रेल पेल थी, लोग खुशहाल थे। ये रोटी कितने की थी, पेट्रोल क्या रेट था, डॉलर क्या रेट था, कोई चीज नहीं बढ़ी, कम हुई है। अच्छा, अब जिन लोगों ने 40 साल हुकूमत किया, पीपल पार्टी और नून लीग, वो ये कहते हैं कि 3.5 साल का दौर जो इमरान खान का था ना, उसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया। मैं इस पे आपके कमेंट्स लेना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस। मैं नासब सियासी बंदा हूँ नहीं, क्योंकि मैं मतलब देख के एनालाइज कर सकता हूँ कि उनके किरदार तो थे ना। देखिए, 40 साल के हुक्मरान तो यही 2 पार्टियां। इनमें अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने कोई बुरा नहीं किया, मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया उसने। जब से इमरान खान आया, ठीक है, हमने परेशानी देखना शुरू कर दी है। मैं ना इमरान खान के खिलाफ हूँ, ना मैं नवाज शरीफ के हक में हूँ, ना पीपल्स पार्टी के हक में हूँ। ठीक है, अगर आपने जो बात पूछी उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, हमने जब इमरान साहब का दौर आया, हमने कोई लाहौर की किसी साइड में काम होता नहीं देखा। नवाज शरीफ जब होता था, जिधर जाओ वहां काम होते थे, सड़कें बंद होती, बंद गई होती थी। ठीक है, उसके मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन किया जाए तो नवाज शरीफ का दौर उससे बेहतर। क्या किया इमरान खान? नवाज शरीफ साहब के वक्त के कारोबार आपको जो नजर आते थे वो ये थे कि उनकी भी सीमेंट की फैक्ट्रियां अपनी थी, वो सरिया अपना था, वो इसको रवानगी में
लगाए रखते थे कि कहीं ना कहीं से अपन का माल आता रहे। इमरान खान इमरान खान साहब की फैक्ट्रियां थी, ना इमरान खान साहब की ना फैक्ट्रियां थी, ना कोई उनके कोई बिजनेस थे। वो तो एक क्रिकेटर थे, अवामी दिल जीतने वाला बंदा था, उसको लालच की जरूरत नहीं थी। वो आवाम के दिलों में पहले क्रिकेटर बन के बसता रहा, फिर सियासतदान बन के भी उसका फैन था, सारे फैन थे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। उसने करप्शन नहीं की, उसने आवाम को शौर दिया, उसने आवाम को जीने का हक बताया, उसने आवाम को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए विजन पैदा कर दिया। आज छोटे से छोटे बंदे को ये शौर है कि कौन करप्ट है और कौन पाकिस्तान के हक में है। आज वो पहचान करने में बाला आगे है। और क्यों है? क्योंकि ये दौर, ये शौर किसी पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि ये कमीनों को समझते थे, ये गरीब लोगों को समझते थे कि ये तो पूरा करते थे। आपने लेनी यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात आपके सर पे चढ़े हुए हैं, जो लोग आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनसे आप करते नहीं हैं, और जो लोग आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आप कहते हैं हम उनसे मुज़ाकरात। तो हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मोहतरमा ज़ेबा से हम यहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। मैं ये कह रहा था इमरान खान अगर यू टर्न ना लेते तो वो कौमी असम्बली में अगर अत्म इत्माद हो गए 2 वोट कम थे, वो रहते डट के मुकाबला करते। फिर उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया, सूबाई असम्बली 2 तोड़ दी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और बाकी उन्होंने आके 2 असम्बलियाँ खुद तोड़ दी, फारक करवा दी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। यानी 2/3 जो हुक्मरानी इमरान खान के पास थी, जो उन्होंने अपनी घन चक्कर के दौर में अपनी मनमानी करते हुए तोड़ दी। आई वॉज देयर, आई सीन दी एवरीथिंग कि चौधरी परवेज राय उन्हें बार बार कहते रहे कि खान साहब आप ये असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप एक बैंकर में बैठे हुए हैं पंजाब पुलिस लेके, तो मैं आपकी रखवाली कर रहा हूँ, आप ये काम ना करें। उन्होंने मुझे वकला ने कह दिया मैं तो तोड़ रहा हूँ, 90 दिन में लग। उसने इमरान परवेज ने कहा खान साहब ये नहीं करवाएंगे, वही हुआ, 1.5 साल उन्होंने रगड़ा दिया। अब आज आके जो इलेक्शन हुए, अवाम ने वो साथ दिया जनाब इमरान खान साहब का कि वोट इतने बार डाले कि जिन लोगों ने उनको हराना था ना वो खुद हैरान रह गए, और फिर भी उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो खाने आजम अगर आपने 82 सीटें लेकर वापस आना था, 168 सीटें आपके पास थी तो आप रहते, तो ये दिन आपको ना देखने पड़ते, ना आपके साथ काम करने वालों को बच्चों को स्कूल से रोका जाता, ना उनके कारोबार रोके जाते, और ना पाबंद सलाह होते। तो मैं अब इन्हीं सारी मौज़ूआत पर बात करने के लिए कुछ देर के लिए ज़ेबा साहब से मुल्तमस हूँ कि वो बात करें। बाद में मियाँ वहीद साहब से ये पूछेंगे ये पाकिस्तान में इस वक्त जो कारोबार है उसकी क्या सूरत हाल है, और उसे हुकूमत पाकिस्तान जो इनिशिएटिव दे रही है और मरीम नवाज साहब जो दे रही हैं वो किस तरह काम करें। जी ज़ेबा साहब। एहसान साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अगर असेंबलियां तोड़ी तो वो इन फ्रॉडियों की बात में आ गए कि इन्होंने कहा जी 90 दिन में हम इलेक्शन करवा देंगे, आप तोड़ दें। उनको ये नहीं पता था ये मकार लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनकी कोई बात भी हरफे आखिर नहीं है, वो समझ बैठे हरफे आखिर है। उन्होंने यकीन किया, ट्रस्ट किया, और उनके कहने पे उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। माशाल्लाह आप लंदन की फजाओं में बैठे हैं और सारी जो चेन हिलती है ना वो लंदन से हिलती है। वो लंदन प्लान हो, वो मिसाक जमहूरियत हो, वो किसी क्योंकि साबका पहले हुक्मरान तो ये लंदन वाले थे ना, तो आप वहाँ बैठे हैं, तो आप यहाँ की कोई बात सुनाए कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ क्या कोई खुसर पुसर हो रही है। जनाब सबसे बड़ी तो खबर है कि जनाब इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए। उसमें जो थेरीज या
कोई सरगोशियां हो रही हैं वो ये हैं, एक कि या तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत से मुतमईन नहीं है और उन्होंने हिफाजती इक़दामात या कुमक बढ़ा दी है, जिसे फौज की जबान में कहते हैं, कि जी ताकि ग्रिप आ जाए और वो कंट्रोल संभाल लिया जाए। दूसरी जो थ्योरी गर्दिश कर रही है कि वो खुदा ना खास्ता मियां शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से है, कि शायद उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही कि वो ये तमाम जिम्मेदारियां संभाल सकें और उनको बतौर मुआविन इसहाक डार को लाया गया। ओ जनाब, वो तो बंदर की तरह छलांगे मार रहे हैं। उनके ना कमर में दर्द है, ना सर में दर्द है, ना उनका जो था ना कैंसर, उनको वो नजर आता है। बहरहाल ये जो बातें लोग कर रहे हैं, मैं तो अभी वो वहां तक पहुंचा नहीं। अच्छा, अब तीसरा जो सलीम जबरदस्त है वो ये है कि इसहाक डार साहब का इंटरेस्ट जो था वजारत खजाना में था और वो वजारत खारजा लेकर खुश नहीं है और शायद वो वजारत खारजा से जान छुड़ाने की कोशिश कर चुके हैं या कह चुके हैं। अच्छा, जिसकी वजह से उनको प्रमोट किया गया है उनके जहनी सुकून के लिए या इत्मीनान क़ल्ब के लिए। फिर तारीखी तौर पे देखें तो ना तो आइन में नायब वजीर आजम के कोई इख्तियारात हैं, न ही इस पर कोई सख्ती से अमल किया गया। अगर कभी अमल हुआ 3 दफा हुआ, वो तीनों दफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और फिर आपके महबूब चौधरी परवेज इलाही बजरिया पीपल्स पार्टी। अब ये चौथी दफा ये बिद्दत जो है जिद्दत इख्तियार कर गई है कि डिप्टी वजीर आजम भी आ गए। अब देखना ये है कि इस पॉइंट पर इनके इत्तेहादी उन्हें किस तरह ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा मुकेश साहब, मुझे ये बताया, मुझे आप क्योंकि आप बड़े असर और रसूख वाले सियासी मामलात को समझते हैं, इस वक्त भारत में भी इलेक्शन जो है उनको आपने बड़ी बरीक बीनी से देखा है। अब ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये इंडिया से तजारत के बड़े ख्वाहिशमंद हैं और यहाँ तक कि इसहाक डार ने तो कहा है कि हमारी कुछ बैकडोर बातें हो भी रही हैं। कुछ ताजरों ने भी जो कल मुलाकात की परसों कराची में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी ये इशारा दिया कि हमें इंडिया के साथ अपने तजारत को शुरू करना चाहिए। आप लंदन में बैठे हैं सेंटर में, यहाँ हिंदुस्तानी भी बहुत हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं, बांग्लादेशी भी बहुत हैं। आपने ये जो इंडियन इलेक्शन हुए हैं, अगर इसमें नरेंद्र मोदी फिर दोबारा जीत जाता है तो क्या पाकिस्तान की और इंडिया की तजारत का इम्कान है? देखिए, इस वक्त तो इंतखाबी बुखार अरूज पर है। किस्तों में इंतखाबात शुरू हुए हैं लास्ट वीक, वो जाकर मुकम्मल होंगे 2 जून को। अच्छा, और इलेक्शन के 3 महीने तक उनकी सियासत जो है वो हालत जजगी में रहेगी। कौमे में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई नरमी का इजहार नहीं करना। नहीं, उनकी इलेक्शन कैंपेन सारी पाकिस्तान के खिलाफ है। उनका नैरेटिव जो है वो सारा पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है। जी, मैं उधर ही इशारा कर रहा हूँ ना कि जिस वक्त को एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम वोट लेके जीतेगा, वो फौरी तौर पे कैसे आपके साथ वाघा बॉर्डर पे आके चाय पिएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जब ये जरा बुखार नीचे आ जाएगा 104 से, फिर उनको रियलाइज होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ना तो अपनी जिल्द का रंग तब्दील कर सकते हैं और ना अपना हमसाया तब्दील कर सकते हैं। ये तो बात है। फिर इतना बड़ा बॉर्डर है, उस पे कशीदगी रहेगी तो हम वो डिफेंस का मीटर चलता रहेगा। फिर तिजारत को आजकल की सियासत से अलहदा नहीं किया जा सकता, आलमी सियासत से। आपके सामने है कि नहीं, ये जो डिफेंस का मीटर आपने कहा है ना, इसको तो मुख्तलिफ ममालिक में बड़ा कम कर दिया गया है। फौजें आधी कर दी गई हैं, असला मुख्तलिफ चीजें आधी कर दी गई हैं, क्योंकि अब तो रिमोट आ गया, बटन आ गया, अब इतनी सिपाह की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप पहले वो टेक्नोलॉजी तो अपनी दस्तरस में करें ना। ये ऐसे ही कि अब मैं कह दूं कि जी मेरे पास मतलब वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे आदमी 700 साल जिंदा रहेगा। वो लोग काम कर रहे हैं, जिस वक्त आएगी फिर देखेंगे। हम पहले ही ना रूह अफ़ज़ा पी के पागल हो जाएं। तो गुजारिश ये है कि जिस वक्त बॉर्डर के ऊपर आपको 1.5-2 लाख फौज तैनात करनी पड़े, 24 घंटे निगरानी करनी पड़े,
वहां पे सिक्योरिटी का, लाइटिंग का और लॉजिस्टिक्स। अच्छा मुकीम साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। तो मैं ये जो वज़ीर आज़म ने आज सऊदी अरब का दौरे पे हैं और ईरानी सदर पाकिस्तान जो थे वो पाकिस्तान होके गए, इस बारे में आपसे बात पूछेंगे। जी मियाँ साहब, आप ये बताएं जी कि ये महंगाई का खात्मा, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और मरीम नवाज क्या वर्दी डाल के पुलिसमैन बन के इस पे कोई रोल अदा कर सकती है? नहीं, मरियम साहबा सियासी लोग हैं, वो पुलिस वाले तो हैं नहीं ना, वर्दी तो उन्होंने पहनी है पुलिस नहीं भाई, को अब तो support करने के पहले लिए। अब वो मुख्तलिफ दफातर में वर्दी पहन के जा रही है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि जा रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अच्छा, वो एक दफा वर्दी पहन ली तो वो सिर्फ पुलिस को सपोर्ट करने के लिए पहनी है, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई इतना इशू खड़ा होना यानी चाहिए। ये शो किया उन्होंने कि डंडे बरसाओ, पकड़ो इनको, और नहीं, क्या? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या क्या अब उन्होंने किया वर्दी पहन के? सिर्फ क्या पुलिस कोई- वालों को जो कोई चीज़- लाहौर चीज़ें- नगर का जो नहीं, नहीं, वाकया कुछ हुआ चीजें है। कम हो गई, हम्म। कोई महंगाई कम हो गई, कोई लॉ एंड नहीं, ऑर्डर। वर्दी पहनने से महंगाई कम होती हाँ। तो बाकी इनसे पहले सब लोगों ने पहनी हुई उससे नहीं, तो नवाज कम नहीं शरीफ हुई। नवाज शरीफ ने भी पहनी थी पुलिस की वर्दी, वो चाहे वो गेम वार्डन की थी, लेकिन वो भी वर्दी तो एक जैसी थी ना। नहीं, वर्दी पहनने से महंगाई का कम होने का कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। इन महंगाई तभी कम होनी है कि सब ये लोग इकट्ठे हो जाएं। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे, कोई उधर टांग खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, तो इससे महंगाई कम नहीं होनी। खुदारा मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक स्टेज पे बैठ जाएं। जब मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है फिर सारे वर्दी पहन ले यार। अच्छा ज़बराज साहब, उन्होंने जैसे कहा है, आपको वर्दी पे बड़ा इतराज है, आप इतने वो मरोड़ ले रही हैं कि जी, वर्दी इसने क्यों, वर्दी उसने पहनी, वो अलीड की भी उसने वर्दी सुला ली है, वो तो रोजाना वर्दी पहने, जिस देखिए- महकमे में जाएगी वहां पर मुमकिन है अगर ये कस्टम और ये इनकम टैक्स वाले वहां भी वर्दी पहन के चली है। जी जी, उन्होंने जो अभी वर्दी सिलाई थी, उन्होंने कहा ये पैक कर दें, ये मेरी वर्दी है, और दूसरा भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। पैक कर रही है। हाँ जी। देखिए, ये सारे टिकटॉकर जो लोग हैं ना, ये दिखावा करते हैं, और दिखावा ज्यादातर नहीं होता, लेकिन वो मुस्तकबिल के लिए आने वाले लोगों को बता सकती हैं कि मैं वजीर आला पंजाब बनी थी और मैंने ये वर्दियां पहनी थी और मैंने ये डंडा दिखाया। आप पुलिस की वर्दी पहन के आर्मी जैसा अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, वो मुनासिब नहीं था। जो पुलिस वाले जैसे चलते हैं, आपको उसी तरह ही चलना चाहिए था। पीछे आर्मी के लोग अच्छा, नजर आ रहे थे। हम क्योंकि आखिरी सेगमेंट जा रहा है, तो आर्मी मैंने तो मुकीम अहमद हमारी खान है। साहब, मुकीम अहमद साहब से पूछना है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरे और ईरान और पाकिस्तान की आपस में ये जो MOU साइन हुए हैं, इसको लंदन में या लंदन की हुकूमत या आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इंटरैक्ट कर रहे हैं सऊदी अरब से, फिर अब वो अफ्रीका के कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाएंगे। लेकिन हमारा जो रोल है वो बड़ा थोड़ा सा है इसमें। हमने सिर्फ हाथ फैलाना है और आवाज लगानी है कि देजा सखिया राय खुदा तेरा लई बूटा लाए। वाह जी वाह वाह वाह। तो इस सूरत हाल में कौन हमें सीरियस लेता है और कौन नहीं लेता। अब आप मुझे ये बताएं, आप मुझे मुकीम अहमद साहब ये बताएं कि ये कितने अच्छे पाकिस्तानी सरबराह हैं जो कि कशकोल लेके खुद मांगते हैं, इससे बड़ा आपको लीडर कैसा मिल सकता है? एक तो जी मुल्क के हालात और इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, सिवाय दस्त दराज करने के हम कुछ और कर नहीं सकते। तो ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर इकोनॉमी को जो बूस्टर या इंजेक्शन की जरूरत है वो ये 4-5 मुल्क हैं जो सदा से हमारे नहीं, इसमें अगर आप एक और गिरा लगाएं, जो इनका जाती सरमाया है दोनों भाइयों का और जरदारी का, ये अगर पाकिस्तान में आ जाए तो फिर भीख मांगने की जरूरत रह जाती है। देखिए जी, ये भी एक राय है आपकी जिसका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मसला वही है कि ना स्मगलिंग आप रोक पाए हैं, ना मिलावट आप बंद कर पाए हैं, ना ये अशराफिया के अल्ले तले खत्म हुए हैं। प्राइवेट जहाज उसी तरह दौड़ रहे हैं रक्षे के टू स्ट्रोक रक्षे की तरह कि वजीर आजम का अपना जहाज है, वज़राए आला के पास अपने जहाज हैं, हेलीकॉप्टर उसके अलावा हैं। तो ये सहूलत तो कहीं यूरोप के किसी मुल्क के सरबराह को हासिल नहीं है, वो आपने बंद नहीं की। अच्छा, ये जो MNA MPS के हॉस्टल आपने रखे हैं,
इनका कभी खर्चा का आप ऑडिट करें या टोटल अमाउंट देखें तो आधा बजट तो ये हो जाएगा। इनको ऑप्शन करें, 5 स्टार होटल बनेंगे इतने सात तो कम से कम। और सर इसमें वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने कहा मैंने तनख्वाह नहीं लेनी, मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा, ये कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने। सर बड़ी आप अखराजात की बात कर रहे हैं। देखें उन्होंने कहा हमने कान इधर से नहीं पकड़ने, हमने इधर से पकड़ने हैं। हाँ, जी वकील साहब, जिस वक्त वजीर आजम का जहाज पिंडी से कराची जाता है 14 से 16 लाख रुपए उस पर खर्चा आता है, और वो तनख्वाह नहीं ली अगर आपने 1.5 लाख रुपए, तो भाई जी हमारा तो तेल वैसे ही निकल गया ना। वो तो जनाब उम्रा करने भी आम फ्लैट में गए, इससे ज्यादा आपको अच्छे हुक्मरान कैसे मिलेंगे। देखें ना जी, ये सब ने यही कुछ किया है, अब उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। कोई अदालत किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, कोई वो ब्लू बुक होती है हमारी, अब वो देखें प्रोटोकॉल देखें आप कि अब खबर आती है जी कि वो चीफ जस्टिस ने अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियां वापस कर दी। 40 गाड़ियां कराची में थी, 40। फिर अगला चीफ जस्टिस आएगा 6 महीने बाद, वो फिर ले लेगा। आप उसको खत्म करें, ब्लू बुक को दोबारा उसको जो है ऑर्गेनाइज करें। फिर ये जो सरबराहान मुमलिकत आते हैं, अब आपने आधा मुल्क बंद कर दिया, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के। जी ईरान का सदर आया, वो यार एक दिन का उसे दौरा कराओ, वजीर आजम हाउस में रखो, और जितने मुज़ाकरात करने पूरा दिन करो, और शाम को खुदा हाफिज कर दो इस्लामाबाद से उसे। अब और मुल्क बंद करके आपको क्या फायदा हुआ। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सरबराह नकीम अहमद साहब, और छुट्टी का दिन था, पूरे मुल्क में छुट्टी थी। मुकीम साहब यही कह रहे हैं। हाँ जी बताएं। अभी सरबराह कहीं बेल्जियम या मोनाको भी गया हो और उन्होंने 2 घंटे के लिए मुल्क बंद कराओ तो मुझे जूतियां मारिएगा। आप अजीब अजीब रिवायतें क्रिएट करते हैं, मुल्क बंद करके मतलब 5, 7, 10 अरब रुपए का जो रेवेन्यू होना था, लोगों की इनकम होनी थी, उस पर लात मार दिया आपने। और सरकार या तो क्रिकेट खेलने के लिए मुल्क बंद कर दिया जाता है, कमाल करते हैं आप। वो तो बादशाह है। अब देखो ना, वो आम फ्लैट में गए, 2 घंटे वहां रुके सऊदीया में, फिर 2 घंटे लाहौर में उतार दिया, फ्लैट इस्लामाबाद। ये बादशाहों का काम है सर। ये इसी शहनशाही ने हमें गर्क किया, और मुगलों के जवाल के असबाब भी यही थे, और वही जवाल के असबाब हमारे बनते जा रहे हैं। तो इसमें तो यानी आदमी सिर्फ दुआ खैर ही कर सकता है इन हालात में कि ना साड़ी किसी ने सुननी है ना समझनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने रोटी पाकिस्तान में, पंजाब में 16 रुपए की कर दी, ठीक है, और बाकी जितनी चीज़ें वो महंगी रही, और उन नान लगाने वालों को 10,000 लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया। अब अदालत ने स्टे दे दिया, अब नहीं भी 16 की नहीं 20 की बिकेगी। तो ये इनके जो सारे अहकामात पिट रहे हैं, इस बारे में आपकी, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है। देखिए, इनको उसको अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। ठीक, आप मोमिन जो है या मोमिन मुसलमान जो है वो दूसरों के तजर्बे से भी सीखता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो हमारे पास ये मौका है, जब इस नौजवान क़यादत को अगर बिठाई दिया गया है तो उन्हें कम से कम को पॉलिसी तो दुनिया की पूछ लिया करें। अगर किसी कोई पढ़ा लिखा आदमी उनके करीब हो तो उससे पूछ लें कि भाई दुनिया में महंगाई कैसे कंट्रोल की गई, अफरात ज़र को कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। मुकीम साहब, कल जो आसिफ करमानी उनके साथ होते थे ना, मियां नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने इंकशाफ किया है किस तरीके से ये मरियम सफदर से मरियम नवाज शरीफ बनी है। वो शायद आपने देखा या नहीं देखा। तो ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तानी के खिलाफ कि इस मरियम नवाज को मसलत किया गया। यार देखें, ये वो बंदा है कि जिसने शायद शरीफ खानदान का सबसे ज्यादा नमक खाया है। पाकिस्तान में जो झुर्लू की इजाद हुई थी वो इसके वालिद अहमद सईद किरमानी ने की थी। वो इब्राहिम नफीस थे, रेलवे के सदर, जो शाहदरा से इलेक्शन लड़े थे यूब खान के वक्त में। इनके वालिद मोहतरम ने झुर्लू फेर के उससे सीट जीती थी, और वहां से झुर्लू का वक्त वो जो है ना इस्तिलाह इजाद हुई थी। आपको याद में दिला दूं कि एमयू कॉलेज में इनको बुलाया गया, अहमद सईद करमानी साहब को।
वहाँ टेबल पे जब खाने के लिए लोग आए ना, तो बाकी सबके पास चमचे थे, इनके पास नहीं था आमसेद करवाने के। तो जब उन्होंने दाएं बाएं देखा बाकी साहब चमचे पकड़े हुए हैं, तो मुझे चमचा नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा जी चमचा लाएं। तो वहाँ पर जो यूनियन के सदर थे ना स्टूडेंट के, उन्होंने कहा ये आपसे बड़ा चमचा कौन है। तो ये सारी बातें सब दुनिया को याद हैं, लेकिन ये जो आसिफ सईद करमानी है ना, ये पहले दिन से इनके साथ है। उनके वालिद की अपनी बात है, इनकी अपनी है। मैं इधर उनकी तरफ भी आ रहा हूँ, आप आ जाओ, टोक देते आ जाओ, आखिरी 1 मिनट है। हाँ जी, ये डीजीपी आर्क में बतौर कोऑर्डिनेटर रहे, इनकी कोई 1.5-2 लाख तनख्वाह थी, और ये सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ के। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और कश्मीर के इलेक्शन में ये और मार्गी मेमन उसके इंचार्ज थे। इनका कमरा नंबर 8 जो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में था वो बड़ा मशहूर हुआ, और फिर इन पे ये भी इल्जाम लगा कि ये टिकटों की इजराई में इन्होंने पैसे लिए आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से। इस बात पर हमजा शहबाज से उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी, और जो बाकी कुछ नागुफ्ता चीजें दारुल अमान की साबिक सुपरिटेंडेंट अफशान लतीफ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। नहीं तो बड़े ये जो जिसका मेमन का नाम लिया, उसने तो अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके साथ शादी कर ली थी, ये इकट्ठे थे ना उस वक्त। हाँ, तो बहरहाल इसमें ये बहुत बड़ा नमूना है ये बंदा। इसको तो अल्लाह माफ करे, नमक हरामी की सबसे बड़ी ट्रॉफी मिलनी चाहिए। ये वो लोग हैं कि जिस दस्तरखान में खाते हैं या जिस प्लेट में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा मुकीम खान साहब, मुझे पता है कि हम और आपस में गुफ्तगू घंटों जारी रख सकते हैं, लेकिन तंगी दामा वक्त की कमी है, और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। तो मैं भी अब इत्तफा करता हूँ, और मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना आपने।